सभी दर्शकों का शास्त्रीय विद्या चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रोहिणी नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने 3 नक्षत्र के बारे में विस्तृत व्याख्या की है, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, जो कि लगभग समाप्त हो गया है। आज से हम रोहिणी नक्षत्र भाग 1, ये भी कई पार्ट में बनेगा, 4-5 पार्ट, इसके 6 पार्ट बनेंगे, क्योंकि एक पार्ट में समझाना बहुत कठिन काम होता है। कम से कम 50 पॉइंट रहते हैं एक नक्षत्र को समझाने में विस्तृत रूप से, इसलिए एक वीडियो में बनाना संभव नहीं है। आज हम रोहिणी नक्षत्र, जो कि चौथा नक्षत्र है, पहला अश्विनी, दूसरा भरणी, फिर कृत्तिका, फिर रोहिणी, इसके बारे में हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे कि आकाश में स्थिति एवं स्वरूप इसका क्या है। रोहिणी नक्षत्र आकाश में रहता कहाँ है और इसका स्वरूप क्या है। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि 360 अंश का एक भचक्र होता है, 3 का समाप्त हो चुका है, तो 40 अंश समाप्त हो चुका है। 40 अंश के बाद रोहिणी नक्षत्र चालू होता है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र 30 अंश मेष राशि 30 अंश की हो गई, जिसमें कि कृत्तिका का 1 चरण है। इसके बाद वृषभ राशि आई। वृषभ राशि में 3 चरण कृत्तिका का था, 3 चरण माने 10 हो गया, 10 अंश। इस प्रकार से 30 अंश मेष राशि के और 10 अंश जो वृषभ में आया कृत्तिका का 3 चरण, वो यानी 40 अंश समाप्त हो चुके हैं। एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला का होता है, तो इसमें 40 के बाद 40 10 50 3 53, 40 अंश से लेकर 53 अंश 20 कला तक ये आसमान में ये नक्षत्र होता है। अगर राशियों के हिसाब से कहें तो यह वृष राशि में 10 डिग्री के आगे 23 डिग्री 20 अंश तक होता है, क्योंकि एक राशि 30 अंश की होती है, 10 राशि पहले ही समाप्त हो गई है, 13 20 ये हुआ, तो 10 से चला तो 23 20 तक ये रोहिणी नक्षत्र आसमान में माना गया है। अब प्रश्न ये होता है कि इसके स्वरूप क्या है। इसकी स्थिति तो मैं बता दी है। स्थिति में एक और आप जान लीजिए कि यह क्रांति वृत्त के उत्तर में है। उत्तर में क्रांति वृत्त का मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दे के समझाऊं, तो जैसे ये क्रांति वृत्त है, मान लीजिए क्रांति वृत्त है, तो क्रांति वृत्त के ये उत्तर नहीं, दक्षिण में है। ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। ये हो गया दक्षिण। उत्तर में हमारा अश्विनी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र है और कृत्तिका नक्षत्र है, कृत्तिका नक्षत्र है, अश्विनी भरणी कृत्तिका। लेकिन
ये अगर हम क्रांति वृत्ति है, ये क्रांति वृत्त है, क्रांति वृत्त है, ये क्रांति वृत्त है। इसके दक्षिण में ये रोहिणी नक्षत्र होता है। इसमें तारे कितने होते हैं? इसमें तारे 5 तारे होते हैं। पांचों तारे जैसे होते हैं 1 2 3 4, एक ये बड़ा तारा। तो ऐसा इसका चिन्ह होता है। तो ये डायग्राम बताने का मतलब ये मेरा ये था कि ये क्रांति वृत्त के दक्षिण में 5 तारों का समूह है, जिसमें कि एक बड़ा तारा होता है, बड़ा तारा, और 4 छोटे छोटे तारे होते हैं। यह आसमान में जो 20 तारे माने गए हैं, बहुत चमकीले तारे माने गए हैं, उसमें रोहिणी नक्षत्र भी एक है जो कि बहुत चमकीला तारा है। यह लाल रंग का माना गया है। इसका स्वभाव जो स्वरूप में मैं बता रहा हूं, ये लाल रंग का है। और चमकीले तारे के साथ साथ ये रोहिणी इसीलिए इसकी सुंदरता भी है। जो कहा जाता है कि चंद्रमा अमृत की बारिश करता है, उसके पीछे रोहिणी नक्षत्र भी एक कारण है। क्यों? ये रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी उसको अत्यंत प्रिय है और ये चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा इसमें उच्च का होता है वृषभ राशि में। तो जो चंद्रमा कहा जाता है कि अमृत की बारिश हो रही है, तो उस अमृत शक्ति का बीज ये रोहिणी है। अब ये रोहिणी उदय कब होता है? यह प्रश्न ये है कि इसका हम उदय कब माने। तो मई महीने में उदय होता है, जो ग्रेगोरियन वर्ष का है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो यह जो है मई महीने में उदय होता है। और जो जनवरी का महीना होता है, उसमें करीब 9 से लेकर के 11 जनवरी के बीच में ये हमारे सिर पर होता है, यानी एकदम मेरे सिर के ऊपर रहता है रोहिणी नक्षत्र। और हमारा जो निर्यन सूर्य है, निर्यन सूर्य माने जो सूर्य की संक्रांति हर महीना होती है, जैसे मकर संक्रांति हुई, इसमें आपके अभी मकर नक्षत्र में सूर्य गया है, ये उस महीने में, जनवरी महीने में। तो इस प्रकार से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5वें महीने में, क्योंकि मकर के बाद कुंभ में गया, कुंभ के बाद मीन में गया, मीन के बाद चौथा उसमें मेष में गया, और 5वां वृषभ में गया। तो वृषभ में करीब 24 मई को निर्यन सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। तो शायद आपको मालूम हो गया होगा कि ये रोहिणी नक्षत्र आसमान में कहाँ स्थित है और इसका स्वरूप क्या है। अब दूसरा है, इस नाम का अर्थ क्या है। आज आपको 8 पॉइंट पर बताना है, कम से कम 40-45 पॉइंट हैं, कई वीडियो बनेगा तभी पूरा पड़ेगा। तो दूसरा है नाम का अर्थ। इसका नाम है रोहिणी। रोहिणी रोह शब्द है। रोह का मतलब होता है वृद्धि या विकास, वृद्धि करना, विकास करना। और रोहन का होता है कि उसी विकास की सवारी करना, रोहन यानी वृद्धि की तरफ बढ़ना। अब ये है कि रोह रोहन तो बताया, लेकिन ये रोहिणी है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। माने जो स्त्री विकास की तरफ या वृद्धि की तरफ आगे बढ़े,
जो लेडीज, कन्या या स्त्री विकास की तरफ, वृद्धि की तरफ आगे बढ़े, उसको हम रोहिणी कहते हैं। तो शायद आपको रोहिणी के अर्थ समझ में आ गया होगा। हमारे यहाँ भी जब कन्या का पूजन होता है तो 9 साल की लड़कियां रोहिणी बोली जाती हैं। रोहिणी को विधि और विरंच भी कहते हैं। विधि माने ब्रह्मा, विरंच माने भी ब्रह्मा। इनका नाम विधि और विरंच भी है। तो शायद नाम का अर्थ आपको मालूम पड़ गया होगा। तीसरा है प्रतीक चिन्ह। अब इसकी आकृति किस टाइप की है, तो यहां मैंने बताया है कि इसकी आकृति में 5 तारे हैं, जो कि इस क्रांति वृत्त के दक्षिण में है। तो 5 तारे 4 वर्गाकार के हैं। एक तारा दूर बड़ा तारा है, जिसमें कि बहुत लालिमा होती है, लाल कलर का है। अगर हम सबको मिला दें तो गाड़ी नुमा हो जाता है। आगे जैसे कहते हैं इसकी आकृति बैलगाड़ी जैसी है, लेकिन इसमें बैल नहीं है कि यहाँ बैल लेके जा रहा है। ये आकृति इसकी ऐसी है, माना गया कि ये बैल है, ये गाड़ी लेके खींच रहा है। इसकी हमारी मनीषियों ने बैलगाड़ी की संज्ञा दी, क्योंकि आसमान में बैल और हाथी और घोड़ा नहीं है। उसकी आकृति उस टाइप की है। जैसे मैंने कृतिका नक्षत्र में बताया था, यहाँ ऊपर मैंने तारे बनाए हैं, 5 तारे बनाए हैं। तो 5 तारे में जो है एक लंबा तारा 5वां हो गया तो चाकू जैसा हो गया, लेकिन चाकू नहीं है, चाकू जैसा। ऐसे ही ये हमारी आकृति जो है ये बैलगाड़ी जैसी है, सकट जैसी। इसको सकट भी कहते हैं, बैलगाड़ी का दूसरा नाम सकट भी है। ये बैल हमारी धर्म और शक्ति का प्रतीक है। जो इस नक्षत्र में पैदा होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है और धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है। और आप लोग जानते होंगे बैल से खेती बाड़ी भी होती है, बैल से बैलगाड़ी भी चलती है, यातायात के साधन भी चलते हैं। तो जो इस नक्षत्र में पैदा होता है बहुत प्रोडक्टिव माइंड का होता है। तो शायद उसमें कृषि उत्पादन, और जो इस नक्षत्र में पैदा हुआ कृषि उत्पादन, पशुपालक, वाणिज्य व्यवसाय, सृजन शक्ति, उत्पादकता शक्ति, उसके अंदर ये सब होता है। तो ये, और उसमें प्रेम संबंध भी रहते हैं और सुख भी वो भोगता है। क्योंकि ये बैल, आप जानते होंगे कि शंकर जी के वृषभ एक सवारी भी है। वृषभ ऐसे ही सवारी नहीं बनी गई है, वो उत्पादकता से रिलेटेड है। पहले जब आज तो मान लो ट्रैक्टर हो गए और सब चाहे साधन हो गए, पहले बैल से ही खेती होती थी। तो शायद आपको प्रतीक चिन्ह समझ में आ गया होगा कि इसका प्रतीक चिन्ह कैसा है। तो प्रतीक चिन्ह ऐसा गाड़ी जैसा है। अब अगला है स्वामी ग्रह। चौथे पॉइंट पर है स्वामी ग्रह। इसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा इसी के नहीं, 3-3 ग्रहों के, 3-3 नक्षत्रों के एक स्वामी ग्रह हैं। तो ये आपका हो गया रोहिणी और हस्त और श्रवण। तो रोहिणी, हस्त और श्रवण तीनों के स्वामी ग्रह होते हैं चंद्रमा। तो स्वामी ग्रह चंद्रमा है। तो चंद्रमा के जो इस रोहिणी नक्षत्र में पैदा होता है उसको चंद्रमा के द्रव्य गुण मिलते हैं, चंद्रमा की कलाएं उसको प्राप्त होती हैं। श्री कृष्ण भगवान इसी रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे। तो चंद्रमा जैसे उनमें 16 कलाएं थी, अनेक प्रकार की कला में वो निपुण थे। तो
ये इनके स्वामी ग्रह हो गए। अब पांचवा पॉइंट है देवता। इसके देवता क्या हैं? इसके देवता हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा ब्रह्मा और ब्रह्म में अंतर है। ब्रह्म एक परा चीज है, एक परम पिता परमात्मा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियां हैं जो कि वो सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, और तीनों के ऊपर ब्रह्म है। तो ब्रह्म और ब्रह्मा में फर्क है। इसके देवता हैं ब्रह्मा। अब ब्रह्मा क्या काम करते हैं? ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, हर प्रकार की सृष्टि की, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चेतन हो, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे कीट पतंग हों, जलचर हों, वनचर हों, मानव हों, चौपाए हों, जितने भी हो सबकी वो रचना करते। तो जो इस रोहिणी नक्षत्र में पैदा होता है वो भी एक प्रकार से सृष्टि, एक प्रकार का रचनात्मक उसके अंदर गुण होता है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि इसके देवता कौन होते हैं। ब्रह्मा है। और जो इस नक्षत्र में पैदा होता है वो बहुत सुंदर भी होता है, क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रमा बहुत सुंदर होता है। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्या का विवाह चंद्रमा से किया था, तो चंद्रमा तो सुंदर रहे ही होंगे तभी न किया था। एक चीज। दूसरी चीज ये रोहिणी नक्षत्र आप पढ़ रहे हैं, चंद्रमा रोहिणी को जब उसकी पत्नियां 27 मानी गई तो रोहिणी को सबसे ज्यादा मानता था। सबने कंप्लेन किया, शंकर जी ने उन्हें बहुत समझाया बुझाया। तो रोहिणी में बहुत क्वालिटी है। जो इस नक्षत्र में पैदा होता है बहुत सुंदर होता है, बहुत आकर्षक होता है, दूसरे को अपने बस में कर लेता है। तो शायद आप इसको समझ गए होंगे। अब इसका अगला टाइप है गुण। रोहिणी नक्षत्र का गुण क्या होता है? रोहिणी नक्षत्र में मोस्टली रजोगुण होता है। 3 गुण होते हैं, सत्व गुण होते हैं, रजोगुण होते हैं, तमोगुण होता है। चूंकि यह वृषभ राशि में आता है, रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में आता है, और वृषभ राशि में होने के नाते शुक्र उसके राशिश हैं, राशि के देवता हैं। तो शुक्र जो है रजस देवता है, और चंद्रमा जो है सत्व गुण का प्रतीक है। तो इसके अंदर सत्व गुण और रजोगुण दोनों रहते हैं, लेकिन मेन रूप से इसको रजस ही माना जाता है। तो इसमें जो पैदा होता है उसके अंदर फास्ट काम करने की, नीति निर्धारण करने की, और मनुष्य जैसा गुण होता है, सुख में सुखी दुख में दुखी, और वो सत्व गुण प्रधान धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है। तो ये गुण जो रोहिणी नक्षत्र के हैं, सत्व गुण जो रजस गुण हैं, रजस गुण का प्रभाव भी रोहिणी नक्षत्र पर पैदा होने वाले के ऊपर पड़ता है। अब अगला हो गया तत्व। 7वां पॉइंट है तत्व। तत्व क्या चीज होता है? इसमें ज्योतिष में जब हम राशियों का विचार करते हैं तो 4 ही तत्व आता है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। मेष राशि का अग्नि होता है, वृषभ राशि का पृथ्वी होता है। तो इसका तत्व जो है पृथ्वी है। पृथ्वी जैसा, जैसे हमारी पृथ्वी उत्पादक होती है,
वैसे ही उसमें पेड़ पौधे उग रहे हैं, उस पर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, उस पर हम अनेक प्रकार के उद्योग धंधे लगा रहे हैं। अगर पृथ्वी न होती तो हम कहाँ करते? किसी भी काम को करने के लिए भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यम, 5 चीज़ों की इकोनॉमिक्स में ज़रूरत पड़ती है। तो भूमि तो सबसे पहली ज़रूरी है। भूमि नहीं रहेगी तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। तो ये तत्व जो है, पृथ्वी तत्व इसमें है। तो पृथ्वी तत्व होने के कारण ये जो जातक होता है या जातिका होती है, उसमें सृजनशीलता रहती है और सहने की शक्ति भी रहती है, क्योंकि धरती हमारी बहुत सहनशील है। उस पर कोई कचरा भी फेंक रहा है, कोई उस पर मलमूत्र भी कर रहा है, उस पर स्नान भी कर रहा है, उसको दबा रहा है, उसको खोद रहा है, फिर भी जल्दी वो विचलित नहीं होती। जब अत्यंत दिक्कत आ जाती तब भूकंप आता है, लेकिन वो बहुत सहनशील मानी गई। वो माँ के बराबर मानी गई। जैसे माँ कुछ भी करो तो वो माँ को बहुत ज़्यादा अंदर से उसके आपके प्रति घृणा की भावना नहीं रहेगी। डांटेगी भी तो प्रेम से डांटेगी, अंदर उसके कोई दुर्भावना नहीं रहती है। तो ये हो गया पृथ्वी। अब हम अगला पढ़ेंगे वस्य। वस्य क्या चीज होता है? इसको जब हम मेलापक बताएंगे तो विस्तृत इसकी हम व्याख्या करेंगे। यहाँ आप इतना ही जान लीजिए, वस्य माने होता है वश में करना। जब किसी लड़का या लड़की का विवाह होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि लड़का लड़की एक दूसरे के बस में रहेंगे कि नहीं बस में रहेंगे, कि दोनों में झगड़ा होगी। इस पर 2 गुण निर्धारित किया गया है। मेलापक में 36 गुणों में 2 गुण किया गया है। इसमें 5 रंग के वस्य होते हैं। चतुष्पद है, मानव है, जलचर है, वंचर है, कीट है। तो यहाँ पर बस ये क्या है? चतुष्पद है। ये चतुष्पद है। चतुष्पद माने होता 4 पैर वाला। कई राशियां चतुष्पद है। हमारा अश्विनी भी चतुष्पद है, क्योंकि उसका चिन्ह होता है घोड़ा। घोड़े के 4 पैर होते हैं। जो मेष राशि मेष राशि भी उसका मेष है, भेड़ है, उसका चिन्ह जो माना गया है, तो वो भी 4 पैर की होती है। इसके बाद वृषभ राशि आती है। वृषभ को कहते हैं बैल, और बैल के भी 4 पैर होते हैं। तो ये राशि के हिसाब से ये जो रोहिणी नक्षत्र है, ये चतुष्पद वस्य इसका है। अब इसका काम यही मेलापक में लगता है। अगर लड़का लड़की जिसकी शादी होने वाली है, दोनों चतुष्पद हैं, तो 2 गुण उसको मिल जाते हैं। अगर एक चतुष्पद है, एक मानव है, तो 1 ही गुण मिलेगा। बंचर है तो 0 मिलेगा। एक बंचर सिंह एक बंचर है। कीट पतंग तो वृश्चिक है, लेकिन सिंह एक बंचर है जो सबका भक्त, सबको खा सकता है, तो उसमें 0 नंबर मिलता है। तो इसका जब हम विधिवत वर्णन करेंगे मेलापक में, तो वश्य की बातें बताएं, क्योंकि यहाँ पर मेरा मेलापक बताना उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर वश्य में आप इतने जाने कि ये चतुष्पद है। इसका काम मेलापक में लगता है, क्योंकि ये रोहिणी नक्षत्र की बात बताई जा रही है, इसलिए ये बताना अत्यंत आवश्यक है। तो आज मेरा ये यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में, ये आज भाग 1 हो गया है, भाग 2 का वीडियो बनाएंगे, और हमें आशा है कि आप लोग अच्छे ढंग से इसको देखें और समझें, जिससे नक्षत्रों के बारे में जान सकें, क्योंकि हमारा वैदिक ज्योतिष नक्षत्रों पर ही टिका है। और मेरी इच्छा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से, विस्तृत ढंग से नक्षत्रों के बारे में जानकारी दें। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।